जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, किसी भी पार्टी के चुनाव जीतने या हारने के पीछे मेरी नजर में मुख्यतः 3 कारण होते हैं: प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी या फिर सहानुभूति का फैक्टर। 1977 में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थी तो उस वक्त एंटी इनकम्बेंसी थी उनके खिलाफ। 2 साल देश ने इमरजेंसी के देखे थे, 1975 से लेकर 77 तक, और एक गुस्सा था और उसी वजह से इंदिरा गांधी 77 के चुनाव में वापस सत्ता में नहीं लौट पाई थी। इसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी साल 2004 में भी थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी एक लोकप्रिय नेता थे, एक ऐसे नेता जिनका की विपक्षी पार्टियां भी सम्मान करती थी, लेकिन उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से 2004 में उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। लेकिन सहानुभूति के फैक्टर की बात करें तो 1984 में हमने देखा कि किस तरह से इस फैक्टर ने काम किया, जब इंदिरा गांधी की उन्हीं के अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद तुरंत तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन जब चुनाव हुआ उसी साल तो ऐतिहासिक सीटें उन्हें हासिल हुई, 400 से ज्यादा। अपने आप में एक इतिहास था और इसके पीछे एक वजह थी सहानुभूति की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई, उसने इतनी बड़ी जीत कांग्रेस को दिलाई थी। इसी तरह से 1991 में भी, 21 मई 1991 को जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद भी कांग्रेस के प्रति एक सहानुभूति की लहर पैदा हो गई। हालांकि उसके पहले तक कांग्रेस की हालत बड़ी डामाडोल चल रही थी। यह जरूर था कि राजीव गांधी उम्मीद कर रहे थे कि फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे, एक बार जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन एलटीटी के आतंकियों ने श्रीपेरुम्बदूर में, तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी और फिर जो लहर पैदा हुई उससे कांग्रेस फिर एक बार सत्ता में आने में कामयाब हुई। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। अब इसी सहानुभूति नाम के शब्द से डर लग रहा है अजीत पवार को। जी हां, वही अजीत पवार जो कि अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और जिन्होंने बीते साल जुलाई में अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी, और जिस एनसीपी को शरद पवार ने बनाया था 1999 में कांग्रेस से अलग होकर, उस एनसीपी के एक बड़े धड़े को वो अपने साथ लेकर निकल गए और सत्ताधारी गठबंधन महायुति के साथ शामिल हो गए, शिंदे सरकार में शामिल हुए और खुद उप मुख्यमंत्री बन गए। अब उसके बाद चुनाव आयोग में दोनों ही पक्षों ने, दोनों गुटों ने दावा किया कि असली एनसीपी तो हम ही हैं, लेकिन कई महीनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला आया अजीत पवार के पक्ष में। न केवल अजीत पवार को पार्टी का आधिकारिक नाम मिला, बल्कि चुनाव चिन्ह घड़ी भी उनको दे दी गई। अब शरद पवार को किसी और नाम से अपनी पार्टी चलानी होगी और चुनाव चिन्ह के लिए भी उन्होंने विकल्प दिए हैं, उगता सूरज या फिर पीपल के पेड़ के, जिस पर जल्दी फैसला हो जाएगा। इसके अलावा 2 दिनों पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने भी अपना फैसला सुना दिया और कहा कि जो अजीत पवार वाली एनसीपी है वही असली एनसीपी है। तो ये 2 जीतें अजीत पवार की झोली में आई। अजीत पवार इस वक्त अपने चाचा की पार्टी से मजबूत नजर आ रहे हैं। ज्यादातर विधायक भी उन्हीं की तरफ हैं, लगभग आधे सांसद उनकी तरफ हैं, पदाधिकारी उनकी तरफ हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अजीत पवार को डर सता रहा है। डर यह सता रहा है कि कहीं चाचा शरद पवार अपने प्रति सहानुभूति न पैदा कर लें और इस सहानुभूति का असर ऐसा हो कि चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ जाए। अजीत पवार देख चुके हैं कि किस तरह से उनके चाचा ने साल 2019 में सहानुभूति के चक्कर में पूरा खेल बदल दिया था। 2019 के पहले तक ऐसा लग रहा था कि एनसीपी खत्म हो जाएगी,
क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नाम एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दिन एक दिन ऐसा आया कि सातारा में जब शरद पवार भाषण दे रहे थे, उसी वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। लेकिन पवार ने अपना भाषण बंद नहीं किया और भीगते हुए भी बोलते रहे। उस तस्वीर को कई लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे पर कैद किया और वो तस्वीर वायरल हो गई। और उस तस्वीर के जरिए शरद पवार के प्रति एक सहानुभूति पैदा हुई कि देखिए, एक 80 साल का बुजुर्ग शख्स किस तरह से संघर्ष कर रहा है अपनी पार्टी को बचाने के लिए। और शरद पवार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। उस कांग्रेस से भी ज्यादा सीटें मिली, 10 सीटें ज्यादा मिली, जिससे निकलकर एनसीपी बनी थी। कांग्रेस को 44 मिली और शरद पवार की पार्टी को 54, एनसीपी को। तो अजीत पवार जानते हैं कि किस तरह का जादू शरद पवार पैदा कर सकते हैं और यही वजह है कि वो थोड़ा आशंकित हैं। और इसी कारण कल जब उन्होंने बारामती में एक सभा ली अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, तो अपने चाचा शरद पवार पर सीधा निशाना साधा और एक तरह से कार्यकर्ताओं से, नेताओं से अपील की कि उनकी सहानुभूति के चक्कर में मत आ जाना। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भी खुद चाचा के जैसे भावनात्मक पैंतरा अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, अजीत पवार ने, मैंने शरद पवार के घर जन्म लिया होता तो पार्टी का अध्यक्ष बन गया होता, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई होती, लेकिन मेरा जन्म पवार के सगे भाई अनंत राव के घर पर हुआ। और फिर वो भावुक हो जाते हैं, रुआसे हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने पार्टी नहीं चुराई, मुझे तो चुनाव आयोग ने पार्टी दी है, विधानसभा अध्यक्ष ने मेरी पार्टी को मान्यता दी है। दरअसल इस बयान के जरिए अजीत पवार परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं शरद पवार के ऊपर, क्योंकि सुप्रिया सुले अब उनकी सियासी वारिस समझी जा रही है, उनकी बेटी शरद पवार की। लेकिन यहां पर अजीत पवार को यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि परिवारवाद की कोशिश तो खुद उन्होंने भी की थी। साल 2019 में उन्होंने अपने बेटे पार्थ पवार को चुनाव लड़वाया था मावल लोकसभा सीट से। यह अलग बात है कि वो चुनाव जीत नहीं पाए थे और अभी भी कोशिश में है कि पार्थ पवार को रिलॉन्च किया जाए। दूसरी बात, ये शरद पवार को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी इन्हें याद होगी कि 4 बार इन्हीं शरद पवार की वजह से वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन पाए। यह अलग बात है कि उनकी ख्वाहिश मुख्यमंत्री बनने की थी और 2004 में ऐसा एक मौका आया भी था पार्टी के पास, लेकिन वहां पर शरद पवार ने खेल कर दिया और केंद्र में यूपीए की सरकार में एक्स्ट्रा सीट ले ली और यहां पर मुख्यमंत्री का पद सत्ताधारी गठबंधन के पार्टनर कांग्रेस को दे दी गई। तो ये भी हुआ है, लेकिन परिवारवाद को लेकर निशाना साधा जा रहा है। वैसे सहानुभूति की लहर की बात उद्धव ठाकरे गुट को लेकर भी हो रही है, उनकी पार्टी को लेकर भी हो रही है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे ने उन ठाकरे परिवार को शिवसेना से बाहर कर दिया जिन बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के प्रति भी सहानुभूति की लहर पैदा हो सकती है। तो खैर, महाराष्ट्र के चुनाव में जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। 4 PM महाराष्ट्र पर इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।